हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के महत्वपूर्ण 131 प्रश्नों की, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? सही उत्तर है राजशेखर ने। अगला प्रश्न, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम वा प्राकृतम, निम्नलिखित में से किसने कहा? सही उत्तर है हेमचंद्र। अगला प्रश्न, गौड़ बहु किसकी रचना है? सही उत्तर है वाक्पतिराज। अगला प्रश्न, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? सही उत्तर है वररुचि। अगला प्रश्न, प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट कहा जाता है? सही उत्तर है तृतीय। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? सही उत्तर है पतंजलि ने। अगला प्रश्न, मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है? सही उत्तर है अपभ्रंश। अगला प्रश्न, व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? सही उत्तर है संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द है? सही उत्तर है तत्सम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सही उत्तर है अपभ्रष्ट। अगला प्रश्न, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? सही उत्तर है छठी सदी में। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? सही उत्तर है भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में। अगला प्रश्न, बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? सही उत्तर है मागधी। अगला प्रश्न, पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? सही उत्तर है मुनि राम सिंह ने। अगला प्रश्न, दोहा कोश के रचयिता कौन है? सही उत्तर है सरहप्पा। अगला प्रश्न, चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? सही उत्तर है जैन साहित्य। अगला प्रश्न, अशोक के समय में राजभाषा थी? सही उत्तर है पाली। अगला प्रश्न, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? सही उत्तर है अवहट्ट। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न, संदेश रासक किसकी रचना है? सही उत्तर है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? सही उत्तर है हेमचंद्र। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? सही उत्तर है इतिहास। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? सही उत्तर है 10वीं। अगला प्रश्न, पंचरियु किसकी रचना है? सही उत्तर है स्वयंभू। अगला प्रश्न, पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? सही उत्तर है खस। अगला प्रश्न, प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? सही उत्तर है अवहंस। अगला प्रश्न, अपभ्रष्ट शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? सही उत्तर है अवहट्ट। अगला प्रश्न, स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है?
सही उत्तर है अवहत्त। अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? सही उत्तर है विक्रमोर्वशीयम। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा? सही उत्तर है डंडी ने। अगला प्रश्न, भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? सही उत्तर है चंड ने। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है हेमचंद्र। अगला प्रश्न, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है अपभ्रष्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है? सही उत्तर है ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है? सही उत्तर है याकोबी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है? सही उत्तर है डॉक्टर कीथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मध्य देशीय या सौर सैनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में कौन सी भाषा माना गया है? सही उत्तर है परिनिष्ठित भाषा। अगला प्रश्न, अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर रिचर्ड पिसेल। अगला प्रश्न, धर्मपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किसने किया? सही उत्तर है डॉक्टर याकोबी ने। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है? सही उत्तर है धनपाल कृत भविष्यत कहा। अगला प्रश्न, सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसने किया? सही उत्तर है हरप्रसाद शास्त्री ने। अगला प्रश्न, पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है 63 महापुरुष गुणालंकार। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? सही उत्तर है स्वयंभू। अगला प्रश्न, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा है? सही उत्तर है डॉक्टर भयानी ने। अगला प्रश्न, पंचर्यों के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की? सही उत्तर है त्रिभुवन ने। अगला प्रश्न, 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने घोषित किया? सही उत्तर है डॉक्टर हरदेव बाहरी। अगला प्रश्न, दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को निम्नलिखित में से क्या कहा है? सही उत्तर है अपभ्रष्ट। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है अपभ्रंश के भेद। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में कौन सा भेद नमी साधु द्वारा नहीं किया गया है? सही उत्तर है ब्राचर। अगला प्रश्न, मार्कंडेय द्वारा किए गए अपभ्रंश के भेदों में से किसका संबंध गुजरात की बोली से है? सही उत्तर है नागर। अगला प्रश्न, उपनागर कहाँ की बोली थी? सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न, सिंघली के आदि रूप को क्या कहते हैं? सही उत्तर है एलू। अगला प्रश्न, मार्कंडेय ने निम्नलिखित में से सिंधु देशों
देशोद्भव किसे कहा? सही उत्तर है प्राचीर को। अगला प्रश्न, नमी साधु की उपनागर अपभ्रंश उस काल की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा थी? सही उत्तर है परिनिष्ठित भाषा। अगला प्रश्न, प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? सही उत्तर है पुरुषोत्तम देव। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में कौन सा भेद डॉक्टर तगारे ने नहीं माना है? सही उत्तर है उत्तरी। अगला प्रश्न, डॉक्टर याकोबी ने अग्रलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है सनत कुमार चिड़ियों। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के 4 भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? सही उत्तर है डॉक्टर याकोबी। अगला प्रश्न, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर तगारे। अगला प्रश्न, डॉक्टर नामवर सिंह के मतानुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं? सही उत्तर है स्वयंभू। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का एक रूप खस है जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। खस का एक अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर है दरद। अगला प्रश्न, सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध है? सही उत्तर है गुजरात से। अगला प्रश्न, पैसाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है? सही उत्तर है केकई। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? सही उत्तर है स्वयंभू ने। अगला प्रश्न, साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने निम्नलिखित में से किस प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित किया? सही उत्तर है सौरसेनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अपभ्रंश ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहारी, बांग्ला, असमिया और ओडिया भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? सही उत्तर है मागधी। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी के किस रूप का विकास हुआ? सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? सही उत्तर है सौरसेनी। अगला प्रश्न, ब्राचर अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ है? सही उत्तर है सिंधी। अगला प्रश्न, असमिया भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? सही उत्तर है मागधी। अगला प्रश्न, सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है? सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया है? सही उत्तर है पुष्पदंत। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों की भाषा को सांध्य भाषा किसने कहा? सही उत्तर है अद्वैव्रज तथा मुनिदत्त ने। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों की भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? सही उत्तर है अर्धमागधी। अगला प्रश्न, सिद्धों के प्रथम कवि हैं? सही उत्तर है सरहप्पा। अगला प्रश्न, सरहप्पा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने माना है? सही उत्तर है डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने। अगला प्रश्न, अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा अवधि आदि में जो मनु मन, कारणु कारण, अंगु अंग, चलु चल आदि रूप मिलते हैं वे निम्नलिखित में से किसकी देन है? सही उत्तर है अपभ्रंश। अगला प्रश्न,
अपभ्रंश के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों का बाहुल्य है? सही उत्तर है ट वर्ग। अगला प्रश्न, अपभ्रंश की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है कारकों के रूप अधिक हो गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? सही उत्तर है म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण समूह अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कितने लिंग हैं? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों का बाहुल्य है? सही उत्तर है तद्भव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? सही उत्तर है ऐ औ। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में न व्यंजन किस रूप में मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संस्कृत के अस्ति शब्द का अपभ्रंश में कौन सा रूप मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कोंकणी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, अपभट्ट की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है अपभट्ट में ड और ढ ध्वनियाँ नहीं हैं। अगला प्रश्न, अपभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु अपभ्रंश काव्य लिखा जाता रहा। सही उत्तर है 14वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न, पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा? सही उत्तर है डॉक्टर तगारे। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है? सही उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। अगला प्रश्न, दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा है? सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न, प्राच्या को अपभ्रंश का एक भेद माना है? सही उत्तर है राम शर्मा ने। अगला प्रश्न, भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है? सही उत्तर है 1000 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है? सही उत्तर है अवहट्ट से। अगला प्रश्न, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य लगभग 300 वर्षों की भाषा जिसमें आरंभ से अपभ्रंश की प्रवृत्तियां अधिक है, बाद में धीरे धीरे कम होती गई और आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आया, यह बीच का समय कहलाता है? सही उत्तर है संक्रांति काल। अगला प्रश्न, अवहट्ट के भेद हैं? सही उत्तर है पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। अगला प्रश्न, अवहट्ट का कार्यकाल है? सही उत्तर है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर कीर्तिलता कीर्ति पताका में किस अवहट्ट का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है पूर्वी अवहट्ट। अगला प्रश्न, साहित्य में अवहट्ट का प्रयोग कब तक होता रहा? सही उत्तर है 14वीं सदी तक। अगला प्रश्न, शिक्षा शब्द अवहट्ट में किस रूप में प्रचलित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्खा। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अवहट्ट में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चलती रहती है। कारण आर, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विकारी रचना में इतना परिवर्तन हुआ कि अवहट्ट और पुरानी हिंदी में अंतर कर पाना कठिन हो गया।
दिए गए वक्तव्यों ए और आर के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है तथा ए का संबंध आर से है। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली किसने कहा? सही उत्तर है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण निम्नलिखित में से क्या है? सही उत्तर है व्याकरण शास्त्र। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवहट के किस रूप का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है मध्य देशीय। अगला प्रश्न, पश्चिमी अवहट का प्रयोग मिलता है? सही उत्तर है प्राकृत पेंगलम में। अगला प्रश्न, डॉक्टर तगारे ने अवहट की विशेषता माना है? सही उत्तर है कर्ता की ए विभक्ति को। अगला प्रश्न, अवहट में निर्विभक्तिक प्रयोग बढ़ने से? सही उत्तर है शब्दों का क्रम सुनिश्चित होने लगा। अगला प्रश्न, अवहट में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता? सही उत्तर है नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का मई शब्द का अवहट में रूप हो गया? सही उत्तर है मैं। अगला प्रश्न, अपभ्रंश अवहट में किस छंद का प्रयोग नहीं मिलता? सही उत्तर है घनाक्षरी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश और अवहट में चौपई कितनी मात्राओं का छंद था? सही उत्तर है 15। अगला प्रश्न, हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वाग व चित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति किससे मिली? सही उत्तर है अपभ्रंश और अवहट से। अगला प्रश्न, हिंदी परिसर्गों के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका रहा? सही उत्तर है अपभ्रंश और अवहट का। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है? सही उत्तर है रईदू। अगला प्रश्न, प्रश्न 128 से 131 तक सभी प्रश्नों में अपभ्रंश अवहट की पंक्ति दी गई है। उक्त पंक्ति के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक विकल्प का अर्थ सही है। आपको सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 128, शक्यवाणी बहु न भावई। सही उत्तर है संस्कृत भाषा बहुतों को अच्छी नहीं लगती। अगला प्रश्न, पाऊँ रस को मम न पावई। सही उत्तर है प्राकृत भाषा में रस का मर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न, देसिल बैना सब जन मिठा। सही उत्तर है देसी वचन सबको मीठा लगता है। अगला प्रश्न, तय तैसन जप्पो अवहट्टा। सही उत्तर है इसलिए वैसा ही अवहट में लिखता हूँ।